हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए में आए हुए प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स। इसका क्या मतलब है? 10 C 3 कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है हमारा 10 फैक्टोरियल/7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1। ठीक है, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 120। ठीक है, 10 C 3 जो होगा वही हमारा क्या होगा 10 C 7 होगा, क्योंकि ये भी क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल/7 फैक्टोरियल और 10 - 7 यानी 3 फैक्टोरियल। ये भी क्या आ जाएगा 120। अब निकालते हैं हम 10 C 4। ये क्या आएगा 10 फैक्टोरियल/6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच गया 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, सो 7 3 जा 21। तो ये हो गया 210। ठीक है, 10 C 4 जो है वही हमारा 10 C 6 होगा। तो ये भी क्या आ जाएगा 210। ठीक है, हमें ये बोला था 10 C 3 हमें पता चल गया, 10 C 4 हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है 10 C 5 क्या होगा। 10 C 5 हो गया हमारा 10 फैक्टोरियल/5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल हो जाएगा, देन 5 4 3 2 एंड इंटू 1। ये आ जाएगा हमारे पास 5 को रहने देते हैं, 4 से कट करते हैं। 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, और 5 2 जा 10 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 2 3 जा 6, 6 जा 36, 36 7 जा कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। तो ये हो जाएगा 252। क्लियर है, 10 C 3 पता चल गया, 10 C 7 पता चल गया, 10 C 4 पता चल गया, 10 C 6 पता चल गया, 10 C 5 पता चल गया। हमें पूछा है कि इन सारी टर्म्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो हार्मोनिक मीन क्या है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। 5 डिवाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ दीज टर्म, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज टर्म्स। तो हमारे पास आएगा 1/10 C 3 यानी 1/120 प्लस 1/10 C 4 यानी कि 1/210 प्लस 1/252 प्लस 1/210 प्लस 1/120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये और ये हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2/120 यानी 1/60। राइट, ये हो जाएगा 1/210 है, ये है 1/210। तो ये हो जाएगा 2/210 यानी कि 1/105। राइट, 2 1 2 20। क्लियर है, प्लस 252। ठीक है, अब देखो ये होता है हमारे पास 15 × 4 हो गया, ये हो गया 15 × 7 हो गया। ये अगर हम बात करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 × 5 × 4 हो गया, 3 × 5 × 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 6 126। तो फिर से 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 63। तो यह आ जाएगा 7 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, 963। तो एलसीएम क्या बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 4, ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का। तो ये आ गया हमारे पास 3 3 जा 9
और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 और 9 जा हो गया 144, 144 का आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3, ये आ जाएगा हमारे पास 7 एकम 7 और 3 10, 1008। ठीक है, 7 चौक 28, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 3 तिया 9, 4 4 4 4, 4 चौक 16। हाँ, एक गड़बड़ कर दिया, ये है 2 रेज़ टू पावर 2, तो यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 ही आएगा, बस 4 नहीं आएगा। तो क्या 3 3 जा 9 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 चौक 36 और उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। गलत कर दिए हैं कुछ तो, हम 5 छोड़ दिए हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26, तो 5 दूनी 10 और 2 12, सो 1260 आता है। ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21। ठीक है, 105 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, 105, ये माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 2, तो 2 पे चला जाएगा। ठीक है, प्लस 252 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 5 पर जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 21 प्लस 5 26 हो गया, 26 और 12 हो गया हमारे पास 38। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 5 इंटू 1260/38। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 0 0। ये अगर हम 19, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 5 0 0, 5 3 जा 6, 5 3 जा 15, 1 5 6 जा 30 और 1 31। तो ये आ गया हमारे पास 3150/19, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है, इन अ सैंपल सर्वे ऑफ अ विलेज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फार्मर इज इन डेट इज 0.60। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक फार्मर डेट में होगा, 0.60 प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रैंडमली सेलेक्टेड फार्मर्स खड़े हमने हमारे सामने, हमने 3 फार्मर चूज किए रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फार्मर्स जो हैं सारे के सारे डेट में हों। तो एक फार्मर डेट में हो, इसकी चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.60। हमें चूज करना है कि सारे के सारे डेट में ही हो, और हमें बोला है कि ये सारे जो इवेंट्स हैं वो क्या है इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो सारे के सारे चूज करने की, तीनों चूज करने की प्रोबेबिलिटी ईच की हमारे पास क्या हो जाएगी 0.60, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.60 का हो जाएगा 216। ठीक है, ओके, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। ठीक है, क्लियर है, तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया 0.216। क्लियर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली ओन्स अ लैपटॉप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ लैपटॉप हमें दिया है 0.68, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ डेस्कटॉप हमें दिया है 0.56। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट ओन्स बोथ, दोनों ओन कर रहा है, मतलब उनके पास लैपटॉप भी है और डेस्कटॉप भी है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन से। दोनों हैं, ऐसे कितने हैं 0.48। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड फैमिली ओन्स अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप। हम रैंडमली कोई भी फैमिली चूज करें तो या तो उसके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, दोनों भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, ये कौन सी फैमिली हो गई जो यूनियन में जाएगी। ठीक है, लैपटॉप वाले भी यूनियन में जाएंगे, डेस्कटॉप वाले भी यूनियन में जाएंगे, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एल यूनियन डी की।
ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेस्कटॉप माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन डेस्कटॉप, लैपटॉप इंटरसेक्शन डेस्कटॉप। तो ये हो जाएगा 0.68 प्लस 0.56 माइनस 0.48। तो ये हो जाएगा 8 और 14, 6 12, 1.24 माइनस 0.48। ठीक है। तो 14 में से 8 गए 6 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 11 में से 4 गए 7, तो 0.76 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 104। ये क्या कह रहा है कि एन अर्न कंटेन 10 वाइट एंड 5 रेड बॉल। एक बैग में हमारे पास 10 वाइट बॉल है एंड 5 रेड बॉल है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, इसी बैग में से 2 बॉल निकाली गई हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। दोनों बॉल हमारी क्या निकलनी चाहिए, रेड निकलनी चाहिए। तो इसमें कितनी बॉल है, टोटल इसमें 15 बॉल्स हैं। उस 15 में से मुझे 2 बॉल्स निकालनी है। ठीक है, तो 15C2 हो जाएगा हमारा टोटल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम क्या है कि वो दोनों बॉल्स कहाँ से निकले, रेड से निकले, मतलब इन पांचों में से निकले। तो 5C2 हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास आ जाएगा 15 फैक्टोरियल बाय 15 माइनस 2 यानी 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल तो बराबर बराबर है। अब ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा फाइनली। अब 5 दिए 15 हो गया और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, तो ये आ गया 2/21, 2/21। अगर आप ये कॉम्बिनेशन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि मुझे 2 रेड बॉल्स निकालनी है, तो पहली बॉल जब मैं निकालूंगी तो बैग में टोटल बॉल कितनी थी, 15। मुझे रेड चाहिए तो इन 5 में से होंगी, तो ये हो जाएगी 5/15। ठीक है, अब मुझे दूसरी बॉल निकालनी है और दूसरी भी क्या कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो अब इस बैग में एक बॉल निकालने के बाद कितनी बच गई, 14 बच गई। कितनी बच गई, 14 बच गई। अब रेड भी मैंने एक निकाल ली है, तो रेड कितनी बच जाएंगी, 4 बच जाएंगी। तो उन 4 में से ही मुझे निकालनी पड़ेगी। तो ये दूसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/14। ठीक है, देखो सेम आ गया। क्लियर है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार से आप चेक कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस की, कुछ गड़बड़ हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 105। एन अर्न कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स। इसमें हमारे पास है 5 वाइट बॉल हैं और हमारे पास 6 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली 3 बॉल्स निकाली गई हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वाइट बॉल, अ रेड बॉल एंड अ ब्लू बॉल, एक वाइट होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए और एक ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन आप क्या लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। एक वाइट होनी चाहिए, मतलब एक तो इन 5 में से होनी चाहिए, एंड एक रेड होनी चाहिए, मतलब इन 6 में से एक होनी चाहिए, एंड एक ब्लू होनी चाहिए, तो 4C1। एंड जहां जहां हम बोलते हैं वहां क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। जहां जहां हम और बोलेंगे वहां एडिशन होता है। ठीक है, उसके बाद टोटल बॉल्स कितनी है हमारी बैग में, 15 बॉल्स हैं और उसमें से कितनी बॉल्स निकालने, 3 बॉल्स निकालने। तो आप ये सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5C1 क्या होगा, 5 हो जाएगा, 6C1 6 हो जाएगा, 4C1 4 हो जाएगा, बाय 15C3 क्या हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो 15 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, कैंसिल कर दीजिए, नीचे बच गया 3 इंटू 2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये 3 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 6 बाय 15 इंटू 14 इंटू 13। ठीक लिखा है मैंने, क्या आ जाएगा देखो, 5 दिए 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और कुछ नहीं,
तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 24/17, सॉरी 13×7 = 51। सो ये आ गया 24/91। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी यूज्ड? इन कौन कौन सी कंडीशंस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जा सकता है? बाइनोमियल दो होंगे, ठीक है, या तो फॉल्स कंडीशन होगी या ट्रू कंडीशन होगी, दो ही कंडीशन होंगी हमारे पास। ठीक है, 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। देन जो इक्वली लाइकलीनेस आएगी उन सब में, ठीक है, बट जो हमारे इवेंट्स होंगे, जो ट्रायल्स होंगे, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो, तभी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होती है। तो इसके हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट ट्रू है वो हो जाएगा स्टेटमेंट 2, और 3 हमारा ट्रू हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। अ पर्सन एक्स स्पीक्स द ट्रुथ। एक पर्सन जो है वो सच बोलता है 4/5 टाइम्स, 5 बारी में से अगर वो 5 बार कोई किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, तो अपने मतलब वो बातचीत भी कर रहा है सिंपली, तो अगर उसने 5 सेंटेंस बोले हैं तो उसमें से 4 सेंटेंस उसने ट्रू बोले हैं और एक स्टेटमेंट वो उसने झूठ बोली है। ठीक है, ऐसा जनरली उसके साथ देखा गया है। नेक्स्ट वाई के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि जो वाई है वो जनरली 5/6 टाइम्स जो है वो हमारा ट्रुथ बोलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर? क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स और वाई एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करें? कब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? अब मान लीजिए कि एक्स भी सच बोल रहा है और वाई भी सच बोल रहा है, एक्स भी सच बोल रहा है और वाई भी सच बोल रहा है। अगर दोनों सच बोल देंगे, सच बात तो सेम ही बात है ना, एक ही बात है, तो कॉन्ट्राडिक्ट तो करेंगे नहीं, तो ये केस हट गया। एक्स भी झूठ बोल रहा है और वाई भी झूठ बोल रहा है, तो भी ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे? जब एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा हो, और पहला झूठ बोले और दूसरा सच बोले। ठीक है, तो पहले वाला सच बोल रहा है, दूसरे वाला झूठ बोल रहा है, पहले वाला झूठ बोल रहा है और दूसरे वाला सच बोल रहा है। ठीक है, टी एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स ट्रू बोल रहा है। तो बताओ एक्स के ट्रू बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक्स के ट्रू बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 में से 4 बार ट्रू बोल रहा है, तो 4/5 हो जाएगी। तो मुझे बताइए कि एक्स के झूठ बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कैसे निकालेंगे? 1 माइनस उसके ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर वो सच नहीं बोल रहा तो वो झूठ बोल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे। सो 1 माइनस पी टी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू बोल रहा है बाय, क्या बोला है हमें, कितना बोला है कि बाय स्पीक्स ट्रूथ 5/6 टाइम, तो ये हो जाएगी 5/6। और बाय के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। क्लियर है, वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, इन दोनों केसेस में कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो या तो केस ये है कि एक्स सच बोले और वाई झूठ बोले। यहां पर मैंने क्या बोला? एंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंड। और या फिर क्या केस है कि एक्स झूठ बोले और वाई सच बोले, यहां पर एंड। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी, एंड देन यहाँ पर बीच में हमारा ऐड होगा। ठीक है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी वाई। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज रखिए। तो हमारा पहले आ जाएगा 4/5 इंटू प्रोबेबिलिटी की y झूठ बोल रहा है 1/6 है, प्लस प्रोबेबिलिटी की x झूठ बोल रहा है कि 1/5 है। उसके बाद बताइए कि प्रोबेबिलिटी y सच बोल रहा है तो 5/6 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2/15 प्लस 1/6, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 30। 15, 2, 2 दूनी 4 प्लस 6, 5, 5 और 4 9, 9/30। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3/10। 3/10 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासिस फिजिक्स टेस्ट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी कि उसने फिजिक्स टेस्ट पास कर लिया है वो है हमारे पास 2/3।
एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस बोथ फिजिक्स टेस्ट एंड इंग्लिश टेस्ट, उसने दोनों पास किए, फिजिक्स टेस्ट भी और इंग्लिश टेस्ट भी, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 11/15, यानी ये हो जाएगी इंटरसेक्शन की, फिजिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश क्या हो जाएगी 11/15। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस एटलीस्ट वन टेस्ट, एटलीस्ट वन टेस्ट, एक टेस्ट पास किया, एटलीस्ट में 1 वाला भी आएगा और 2 वाला भी आएगा, मतलब दोनों पास किए हैं वो बच्चे भी आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन टेस्ट, तो ये हो जाएगा फिजिक्स यूनियन इंग्लिश हो जाएगा, क्या हो गई हमारे पास 4/5। ठीक है, हमें पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस इंग्लिश टेस्ट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश टेस्ट पास कर देगा। तो अगेन हम यूनियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फिजिक्स यूनियन इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फिजिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फिजिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश। ठीक है, इसमें से हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है, हाँ पता है कितनी है 4/5, हमें ये पता है, हाँ पता है कितनी है 2/3, हमें ये निकालनी है, उसके बाद हमें इंटरसेक्शन पता है, हाँ पता है कितना 11/15। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश टेस्ट हमारे पास आ जाएगी 4/5 माइनस 2/3 प्लस 11/15। एलसीएम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 5 दिए 15, 3 चौक 12 माइनस 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 प्लस 11, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 11 यानी कि 23 माइनस 10 यानी 13/15। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109। इसमें क्या बोला है कि an event x can happen with the probability p and event y can happen with the probability q। x के होने की प्रोबेबिलिटी p है और y के होने की प्रोबेबिलिटी q है। फर्दर x एंड y आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें पूछा है फॉलोइंग स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट हैपन, उनमें से एक इवेंट हुआ है, एग्जैक्टली वन, मतलब कि अगर x हो रहा है तो y नहीं हो रहा है, और यहां पर क्या आएगा एंड आएगा, x होगा और y नहीं होगा। या फिर क्या हो सकता है कि x ना हो और y हो। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग x एंड नॉट अकरिंग y प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग y। ठीक है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग x हमारे पास p हो जाएगी, p हो जाएगी, और y के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, होने की q है तो ना होने की अब क्या हो जाएगी 1 माइनस q हो जाएगी, प्लस x के ना होने की 1 माइनस p हो जाएगी, और y के होने की q हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा p माइनस पी क्यू प्लस q माइनस पी क्यू, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 2p। ठीक है, p प्लस क्यू माइनस 2pq, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है p प्लस क्यू माइनस pq, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट हैपन, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट हैपन मतलब एक हुआ हो या दोनों हुए हो। तो एक होने की एग्जैक्टली वन होने की तो मैंने निकाल ली, एक्स हुआ तो वाई नहीं हुआ, और एक्स नहीं हुआ तो वाई होना ही होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली वन होने की प्रोबेबिलिटी ये आई। अब मैं अगर इसमें ऐड कर दूं दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब x के और y दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी अगर इसमें ऐड कर दूं, तो ये निकल जाएगी कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट हैपन। ठीक है, तो ये बताइए दोनों के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी p इंटू क्यू। तो इसमें जब हम पी क्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 2pq प्लस पी क्यू, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस पी क्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर ये लिखा है तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। हमें पूछा था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो नीदर ऑफ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। इसमें क्या बोला है, थ्री फेसेस ऑफ अ डाई आर ब्लैक, एक डाइस है जिसकी 3 फेस ब्लैक है, 2 फेस व्हाइट है एंड 1 फेस रेड है।
डाई को 3 बार टॉस किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कलर ब्लैक, व्हाइट एंड रेड अपीयर इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड टोस? हमें एग्जैक्टली बता दिया है कि पहले टोस पर क्या आना चाहिए, ब्लैक आना चाहिए, दूसरे टोस पर व्हाइट आना चाहिए और तीसरे पर रेड आना चाहिए। ठीक है, इसके सीक्वेंस में परम्यूटेशन का हमें यहाँ पर स्कोप नहीं दिया है। ठीक है, सो ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हमें बोला है कि डाई के कितने फेस हैं, 6 फेस है, 6 में से 3 पर क्या है, ब्लैक है, तो 3/6 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी है ब्लैक फेस आने की। इस डाई, जो हम डाई यूज कर रहे हैं इसके लिए, व्हाइट फेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने फेसेस पर है, 2 फेसेस पर व्हाइट है, कितने में से, 6 में से, यानी 1/3 प्रोबेबिलिटी है व्हाइट फेस आने की। उसके बाद बताइए कि रेड फेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/6। ठीक है, एक ही फेस रेड है। ओके, अब इसी डाई को मैंने 3 बार टॉस किया है, तो मुझे बतानी है कि पहले पर ब्लैक आए, पहली बार टॉस करूँ तो ब्लैक आए, दूसरी बार टॉस करूँ तो व्हाइट आए, तीसरी बार टॉस करूँ तो रेड आए। अब मैं एक ही डाई को टॉस कर रही हूँ, तो क्या ये 3 बार मैंने टॉस किया, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा? ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। पहली बार ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे, पहला ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरा व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी इंटू तीसरा रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/6, यानी कि 1/36। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111111। अ फेयर कॉइन इज टोस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को 4 बार उछाला गया है। ठीक है, उसके बाद पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू हेड्स डू नॉट अकर कॉन्जिक्यूटिवली। दो हेड एक साथ नहीं होने चाहिए। 4 बार कॉइन उछाला गया है। ठीक है, तो अगर चारों बार टेल आया तो उसमें तो हेड आएगा ही नहीं, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारा एक बार हेड आया, बाकी टेल आए, ठीक है, तो इस केस में भी हमारे दो हेड इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि हेड आया ही एक बार है। ठीक है, एग्जैक्टली वन हेड जब आए, ऐसे कितने बन जाएंगे मेरे पास, कितने बन जाएंगे, 4 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास 4। करेक्ट है। HTTT, देन THTT, देन TTHT एंड देन TTTH। करेक्ट, 4 बन जाएंगे और पांचवा ये हो जाएगा। नाउ अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास 3H अगर आ गए तो हमेशा क्या होगा कि 2H इकट्ठे होंगे। अगर हम 3 हेड वाला सारी परमिटेशन लेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि हमेशा 2H इकट्ठे आ जाएंगे, चाहे पहले आए, चाहे बाद में आए, चाहे बीच में आए। ठीक है, तो 0 हेड वाला काउंट कर लिया, 1 हेड वाले काउंट कर लिया, अब कौन से बच गए, 2 हेड वाले बच गए। 3 हेड वाले पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 3 हेड अगर हमने ले लिया तो 2 हेड तो इकट्ठे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और 4 हेड वाले में तो कॉन्जिक्यूटिवली 2 आ ही गए तो वो भी बाहर हो गया। तो अब बच गया हमारे 2 हेड्स वाले सारे। तो 2 हेड्स वाले कितने होंगे, मतलब 2 हेड और 2 टेल को अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल टेल हेड हो गया, हेड टेल हेड टेल हो गया, देन टेल हेड हो गया, टेल टेल हेड हेड हो गया। और बताइए, टेल हेड हेड टेल हो गया। बच हो गए 6, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 हेड इकट्ठे नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट हो जाएगा, 2 हेड इकट्ठे नहीं, ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे, 4 तो ऐसे हो गए, पांचवा ये हो गया 5,
6 7 8, 8 हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए। अब हम अगर 4 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? अगर हम n कॉइन टॉस करते हैं तो 2 रेज टू पावर n हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो यहाँ पर हमने 4 कॉइन टॉस किए तो 2 रेज टू पावर 4 यानी कि 16 हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आ गया हमारा 1/2। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दो हेड कॉन्जिक्यूटिवली अकर ना करें? 1/2 चांसेस है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पता चला कि हमने ये पॉसिबिलिटीज, ये फेवरेबल आउटकम्स कैसे ढूंढे। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको समझना है कि दो हेड इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर तीन हेड, जैसे अगर आप कोई भी लीजिए जिसमें तीन हेड है और एक टेल, इनकी आप कोई भी अरेंजमेंट बनाइए, कोई भी परम्यूटेशन लगाइए, तो हमेशा दो हेड इकट्ठे ही आएंगे। तो तीन हेड वाले तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो पहले ही बाहर हो गए। चार हेड है वो भी बाहर हो गए क्योंकि उसमें दो हेड कॉन्सिक्यूटिवली आ गए। तो बेसिकली मुझे 0 हेड में से, 1 हेड में से और 2 हेड में से ढूंढना था। 1 हेड वाले सारे हो जाएंगे क्योंकि इसमें तो दो हेड है ही नहीं जो कॉन्सिक्यूटिवली आएंगे। ठीक है, क्लियर है। 0 हेड वाला भी हो जाएगा। सो 2 हेड वाले में से बेसिकली ढूंढना था कि कौन सा हम कंसिडर करेंगे, कौन सा फेवरेबल आउटकम है और कौन सा नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। इन अ थ्रो ऑफ 3 डाइस, हमने 3 डाइस थ्रो किए हैं। What is the probability of getting one prime number, one composite number and one number which is neither prime nor composite? अब मैं अगर एक डाइस थ्रो कर रही हूँ तो उसकी जो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, वो क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें बात करूं तो प्राइम नंबर कौन कौन से? प्राइम नंबर्स का अगर मैं बनाऊं सेट तो ये हो जाएगा 2 3 5। अगर कॉम्पोजिट नंबर का बनाना चाहूँ तो क्या होगा? 4 और 6। अगर नीदर प्राइम नोर कंपोजिट एन से रिप्रेजेंट करते हुए बनाना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? 1। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। करेक्ट है, नो डाउट्स। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? अगर मैं एक डाई थ्रू करूँ तो ये हो जाएगा 3 फेवरेबल आउटकम्स है, सो 3/6 यानी 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर? ये हो जाएगा हमारा 2/6 यानी 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर? दिस इज 1/6। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स वहां से निकली है। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है कि मैं 3 डाइस थ्रो कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने 3 डाइस थ्रो किए। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरे पास एक डाइस पर प्राइम नंबर आना चाहिए, दूसरे पर कंपोजिट, तीसरे पर नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, ऐसा है मेरे पास 3 जगह। इन तीनों पर मुझे क्या क्या अरेंज करना है? प्राइम नंबर, नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। तो कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है इन तीनों की, इन तीन स्पेसेस पर? 3 फैक्टोरियल, कोई रिपीटेशन नहीं है तो 3 फैक्टोरियल हो गई अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले बता दीजिए कि एक कॉम्पोजिट नंबर चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉम्पोजिट नंबर आ जाए? 1/3। एक प्राइम नंबर आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। एक नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर आना, कॉम्पोजिट नंबर आना और नेचुरल नंबर आना, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर आने के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/36। लेकिन ये चूज करने के बाद उसको भी हम 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल से मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ऐसा क्यों किया? तो बेसिकली यहाँ पर कौन कौन सी जो आउटकम्स हैं वो बन सकते हैं, देखो। PNC आ जाए प्लस PCN आ जाए प्लस CPN आ जाए प्लस CNP आ जाए प्लस NCP आ जाए प्लस NPC आ जाए। ठीक है, तो पहले वाला डाइस पे एक प्राइम नंबर आ जाए, दूसरे पे एक नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट आ जाए, तीसरे पे कॉम्पोजिट आ जाए। या फिर क्या हो सकता है कि पहले पर प्राइम आए, दूसरे पर कॉम्पोजिट आए, तीसरे पर नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट आ जाए।
या फिर क्या हो सकता है कि पहले पर कॉम्पोजिट आ जाए, ऐसे करके हमारे पास 6 पॉसिबल केसेस हैं। इसकी इसकी क्या पॉसिबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है अगली थ्रो में, नॉट नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट आने की प्रोबेबिलिटी से। क्यों? क्योंकि एक डाई थ्रो किया, फिर दूसरा डाई थ्रो किया, तीसरा डाई थ्रो किया, इससे जब हम मैंने पहला डाई थ्रो किया उसके बाद दूसरा डाई थ्रो किया, पहले डाई थ्रो करने की वजह से दूसरे डाई थ्रो करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स में फर्क पड़ेगा ना उसके फेवरेबल आउटकम्स में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो पीएनसी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/6। ऐसे ही इसकी भी सेम आएगी, 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 तो बेसिकली 1/36 हमारा 6 टाइम ऐड हो जाएगा, जो 1/6 आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अरेंजमेंट मैटर कर रही है हमारी। ओके, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तो नहीं दी है तो हमें सारी कंसीडर करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 इंटीजर। पहले 50 इंटीजर से मैंने एक इंटीजर चूज किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज नीदर डिविजिबल बाय 5 नोर बाय 9। ना वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ना वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले मुझे बता दीजिए, से 1 से 50 के बीच में 5 से डिविजिबल कितने होंगे? पहला 5 हो गया, दूसरा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। यही हो गए, कितने हो गए? 10 हो गए। अब 9 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे? 9, 18, 27, 36, 45। ठीक है, यही हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए। हमें बताना है कि वो इंटीजर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इंटीजर जो ना 5 से डिविजिबल हो और ना 9 से डिविजिबल हो, मतलब वो ना इसमें हो सकता है और ना इसमें हो सकता है। ठीक है, इसमें कितने हैं, मतलब इन 10 में से कुछ नहीं हो सकता और इन 5 में से भी कुछ नहीं हो सकता। तो कितने बच गए? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमने 10+5 कर दिया, तो जो कॉमन है वो वाले तो 2 बार काउंट हो जाएंगे। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है हमारा? 45। तो 45 हमें 2 बार काउंट नहीं करना है। अगर मैं इसमें 10 काउंट कर रही तो इसमें कितने बच गए? 4। बेसिकली ये 10+4 में से नहीं हो सकते, मतलब 14, इन 14 में से हम नहीं ले सकते, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स में नहीं आएंगे। फेवरेबल आउटकम में कौन कौन से आएंगे? 50 - 14, यानी कि कितने हो गए? 10 में से 4 गए 6, और 4 में से गया 3, 36। ये आ गए हमारे फेवरेबल आउटकम। मतलब 36 डिजिट ऐसी होंगी जो ना 5 से डिविजिबल होंगी और ना 9 से डिविजिबल होंगी, बिटवीन 1 to 50। ठीक है, अच्छा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 50। तो ये हो गया हमारा 36/50। इसको हम क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 18/25। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ 50 कॉन्जिक्यूटिव, out of 50 consecutive natural numbers, 2 integers are chosen at random। 50 consecutive नेचुरल नंबर हैं, कौन से हैं पता नहीं, 1 से शुरू किया, 2 से शुरू किया, नहीं पता, लेकिन लगातार 50 consecutive नेचुरल नंबर लिए हैं। 2 इंटीजर्स आर चोजन, उसमें से 2 इंटीजर चूज किए गए हैं एट रैंडम। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ओड। सम मुझे ओड चाहिए, तो क्या इवन प्लस इवन करेंगे तो क्या होगा? इवन प्लस इवन करेंगे तो इवन आएगा, मतलब दोनों इंटीजर इवन ही चूज कर सकती मैं, क्योंकि मुझे सम क्या चाहिए? ओड चाहिए। ओड प्लस ओड क्या होता है? ओड प्लस ओड क्या होता है? वो भी क्या होता है? इवन होता है। 2+3, 1 मिनट, सॉरी, 2+3, दो तो इवन हो गया, 3+3 कर लीजिए। ओड प्लस ओड क्या होता है? इवन होता है, इवन हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सम ओड चाहिए, तो ये दोनों केसेस नहीं हो सकते, मैं दोनों इवन इंटीजर नहीं उठा सकती, दोनों ओड इंटीजर नहीं उठा सकती।
तो मुझे एक इवन उठाना पड़ेगा और दूसरा मुझे ओड उठाना पड़ेगा। ठीक है। अब 50 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में कितने इवन होंगे और कितने ओड होंगे? इक्वल अमाउंट होगा। 25 इवन इंटीजर्स होंगे, इवन नंबर होंगे, और 25 ओड नंबर होंगे। ठीक है। ओके। अब मैं क्या कर सकती हूँ, एक मुझे इवन उठाना पड़ेगा, मतलब एक मुझे इन 25 में से उठाना पड़ेगा, एक मुझे दूसरे 25 इस ओड में से एक उठाना पड़ेगा। और टोटल मैं कितने उठा रही हूँ? 50 में से मैं दो उठा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 25 इंटू 25/50 इंटू 49/50 -2। 48 फैक्टोरियल हो गया, वो कैंसिल हो गया, इंटू। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 25 इंटू 25/50 इंटू 49 इंटू, हो जाएगा 25 दूनी 50, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 25/49, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मुझे एक, अगर मैं पहला इवन चूज कर रही हूँ तो दूसरा ओड चूज करना पड़ेगा। इवन एंड ओड। और क्या हो सकता है? पहला ओड चूज कर रही हूँ तो दूसरा मुझे इवन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला इवन चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 25 में से मुझे एक चूज करना चाहिए, जो 25 इवन नंबर है उसमें से एक आना चाहिए। एंड ओड नंबर, अब मैंने एक निकाल लिया इन 50 में से, तो टोटल कितने बचे? अभी 49 बचे। अब उस 49 में ओड कितने बचे? ओड तो पूरे के पूरे 25 के 25 बचे ना, क्योंकि जो पहले वाला निकाला था वो तो मैंने इवन निकाला। तो ये 25 बाय टोटल कम हो गया, टोटल हमारे 49 कार्ड्स बच गए। ठीक है, प्लस दूसरा क्या, पहले मैं ओड निकाल रही हूँ तो पहले ओड वाले 25 में से मैंने एक निकाला। अब इवन निकाल रही हूँ तो इवन तो 25 के 25 ही बचे, और नीचे हमारे लेकिन टोटल जो नेचुरल नंबर्स थे वो हमारे कम हो गए, क्योंकि एक तो मैं निकाल चुकी हूँ। अब मेरे बैग में सिर्फ 49 ही बचे हैं, उसमें से ही मुझे एक इवन निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका यही आंसर देगा। ओके।